अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और इस वक्त भी एक तगड़ा मुकाबला जारी है। आज बारिश की वजह से ये मैच 13 ओवर्स तक महदूद किया गया और इस वक्त आपको बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग कर रही है। लाहौर कलंदर्स पहले बैटिंग की और 185 रन बनाए सिर्फ 13 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन कमाल की बैटिंग की है आज लाहौर कलंदर्स ने। ख़ासतौर पर उनके बैटर्स की बात करें तो ओपनर मोहम्मद नईम ने एक मरतबा फिर से अच्छी इनिंग खेली है। जारहाना इनिंग खेलने के हवाले से वो जाने जाते हैं, तेज़ खेलते हैं और इस PSL के एडिशन में भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली। 28 बॉल पर 60 रन बनाए हैं और साथ में उनके साथ परवेज़ हुसैन ने 19 बॉल पर 45 रन बनाए और यूँ मजीद अब्दुल्ला शफीक ने 14 बॉल पर 33 रन बनाए और 185 का टारगेट दिया, जो इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स के लिए एक तरह से नामुमकिन नज़र आ रहा है। मुश्किलात का शिकार है मुल्तान सुल्तान्स की टीम और इस मैच के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और कल के मैच पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई एक और ख़बर है। वो ख़बर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम नियाजी को यानी कि उनके ओहदे से फारिग करने का फ़ैसला किया है और अलविदाई पार्टियों का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ में पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के एक बड़ा नाम यूनुस खान को अब तक की इतलात के मुताबिक ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक की ज़िम्मेदारी दी जाएगी। वो डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर आएंगे। यूनुस खान को इससे पहले भी बहुत सारी ऑफ़र्स हुई ओहदों की, लेकिन वो इज्तनाब करते रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यूनुस खान की जानिब से भी इसकी आमादगी का इजहार किया गया है कि वो इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं। डोमेस्टिक सर्किट सबसे अहम होता है और ये किसी भी मुल्क की क्रिकेट के लिए या खेल के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये वो जगह होती है जहां से आपको प्रोडक्ट मिलती है और यहां पर यूनुस खान जैसे बंदे का आना यकीनन मेरी ज़ाती राय में, और बहुत सारे लोग इससे इत्तफाक करेंगे कि यूनुस खान जैसा बंदा अगर वहां पर आएगा तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। ये एक अच्छी चॉइस है अगर क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला हतमी तौर पर कर लिया है तो। अब तक की इतलात के मुताबिक तो यही है। इस पर भी डिस्कस करेंगे और मजमूई तौर पर इस मैच का भी जायज़ा लेंगे और आगाज़ हम चूँकि यहीं से ही कर लेते हैं कि ये यूनुस खान वाले मामले से दो कि ये PSL से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हम चूँकि क्रिकेट से तो जुड़ा है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िलहाल स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वसी शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसी भाई, ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है आपके ख्याल में, अब्दुल्ला खुरम नियाजी काफ़ी 2-3 साल तो मेरे ख्याल में गुजार के हैं वो सिस्टम के अंदर। पहले तो ये बताएं कि उनका दौर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कैसा रहा है? क्या इसमें उरूज मिला? क्या इसमें बेहतरी आई? डोमेस्टिक सर्किट मजबूत हुआ? इस डोमेस्टिक से हमें पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर मिले? कैसे सम अप करेंगे उनके दौर को? बहुत शुक्रिया लुकमान भाई, आपने मदू किया और शुक्रिया कि आपने आगाज़ इस चीज़ से किया क्योंकि PSL 9 अप्रैल नेक्स्ट मंथ जब भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसने ही हमें प्लेयर्स देने और उसी को हमने अगर बेंचमार्क बनाया तो शायद हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। लेकिन हमने जो PSL को बेंचमार्क बनाया हुआ है, चलें इस पर एक अलग डिबेट है। लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला खुरम नियाजी की आपने बात की, उन्होंने अपने तहीं जितना वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, मुझे ये लगता है कि अच्छा काम किया। और जैसे टूर्नामेंट्स पहले तातुल का शिकार होते थे, लेट होते थे, शेड्यूल्स एक दिन पहले शेड्यूल आता था और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता था अगले दिन, प्लेयर्स को असेंबल होने में मसला होता था। तो इस तरह की कम अज़ कम चीज़ें हमने पिछले कुछ अरसे में नहीं देती। तो अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, वो आगे जो भी करें। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि एक क्रिकेट को समझने वाला और क्रिकेट के साथ जुड़ा है उसको आप एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। और हम यूनुस खान साहब के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि उनको ओहदे ऑफ़र भी हुए और वो ओहदों के उस तरह वो भी नहीं है कि मुझे ओहदा दिया जाए। नहीं, अब्दुल्ला खुरम वो तो हम आएंगे कि वो क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब का ये जो एक दौर गुजरा है डोमेस्टिक में, आपके ख्याल में लगता है कि उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट को मजबूत किया है, बेहतरी आई है, या आपके ख्याल में थोड़ा सा तनज़ली का शिकार रहा है, कुछ बेहतरी नहीं आई? क्या कहेंगे? देखिए, एस्पेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो जब मेरी बात हुई कुछ प्लेयर्स से, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी जब यहाँ पे इस्लामाबाद में हो रही थी, तो वहाँ पर जो बॉल्स की क्वालिटी का कुछ गिला हमें देखने को मिला। फिर दूसरा ये है कि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि जब आपकी अपर लेवल क्रिकेट में आपको स्पिनिंग ट्रैक्स दे रहे हैं तो नीचे आप फट्टा पिचेस देते हैं, वहाँ पे 500-500, अब हमारे क्लोज टू 1000 रन वाले कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के एक सीज़न में 3 खिलाड़ी हैं। तो आप वो बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए और इसका उन्हें
शायद इसी चीज़ का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा। और वो मुझे लगता है कि वो सबसे लकी डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे कि उनके पीछे मोहसिन नकवी साहब थे, जो डिसीजन मेकर थे, जो खुद डिसीजन लेते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते थे उतना किया नहीं, उससे थोड़ा कम किया और नई चीज़ें वो मुतारिफ नहीं करवा सके। लेकिन एक चीज़ जो शायद मोहसिन नकवी साहब का भी विजन था, एक चीज़ का उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने इस साल स्कूल क्रिकेट करवाई, स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी उन्होंने करवाई। और स्कूल क्रिकेट अच्छी करवाने का उनको, और वहाँ पर बच्चों को अलाउंसेस दिए, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके वालिदैन की सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो बच्चे स्कूल पढ़ें। लेकिन वहाँ पर जब थोड़ा आती है फाइनेंशियल थोड़ी सी सपोर्ट आती है तो फिर बच्चे खेलते हैं और वहाँ पर सही हो गया। चलें अब हम आते हैं यूनुस खान साहब पर। यूनुस खान, आपको पता है कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन फिर वो चले गए और उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो किसी की उस तरह से मुदाखलत को नहीं करते और वो ना तो किसी को उस तरह से सपोर्ट करते हैं, मतलब बिला वजह, जैसे कोई उस चीज़ के काबिल ना हो लेकिन उसके बावजूद आप कहेंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, वो अच्छे को अच्छा कहेंगे और बुरे को बुरा कहेंगे। उनकी तबीयत ऐसी है और ऐसी ही क्रिकेट उन्होंने खेली है। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी रजामंदी इस चीज़ के लिए, डोमेस्टिक के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखें, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि उनको फिर बात वही है कि सपोर्ट मोहसिन नकवी साहब की हासिल है। और वो देख लें, आकिब जावेद अच्छा फ़ैसला कर रहे हैं, बुरा फ़ैसला कर रहे हैं, जो भी है मोहसिन नकवी उनको सपोर्ट करते हैं। तो मोहसिन नकवी जो भी अपना कोई भी बंदा अपॉइंट करते हैं तो उसको सपोर्ट देते हैं। जिस तरह आपने अभी सवाल में ये कहा कि उन्हें सपोर्ट चाहिए, यूनुस खान जैसे बंदे को सपोर्ट चाहिए कि जो वो डिसीजन करें, कोई तीसरा बंदा उन्हें कॉल करके ये ना कहे कि यूनुस खान साहब ये नहीं हो सकता, इस तरह चीज़ें नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि इस टेन्योर में जब वो आएंगे यहाँ पर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़ेंगे, तो मुझे ये लगता है कि ये परफेक्ट टाइम था यूनुस खान जैसे बंदे के लिए कि वो आएँ, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करें और उनको मतलब वहाँ से प्लेयर्स उठाना। और फिर वो चूंकि खुद 10,000 टेस्ट मैच के रन्स बना चुके हैं तो उन्हें टेक्निक, उनको टेम्परामेंट प्लेयर्स का, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ी चीज़ जो जिसका मैं पुरुमीद भी हूँ और शायद वो हम देखेंगे भी आगे, कि वो जब इस ओहदे पर आएंगे तो वो आगे जाकर आपको नजर आएगा कि वो ग्राउंड्स में मौजूद होंगे। वो सिर्फ स्कोर कार्ड देख के टीम नहीं बनाएंगे या स्कोर कार्ड, आप कह रहे हैं कि उनके सामने कोई डाटा देने वाला बंदा बैठा होगा, सिर्फ उस पर इत्तफा नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद आपको नजर आएंगे कहीं ना कहीं जहां पर भी टूर्नामेंट चल रहा होगा, यूनुस खान आपको वहां पर नजर आएंगे। इसी दौरान वसी साहब, हमें हसनैन लियाकत साहब ने भी ज्वाइन किया है। हसनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, चूँकि मैच अभी चल रहा है, यूनुस खान से मुतालिक खबर ये आ रही है कि उन्होंने रजामंदी का इजहार किया है कि डोमेस्टिक सर्किट में वो काम करना चाहते हैं और डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब जो हैं वो अब अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे या उनको अलविदाई पार्टियों का आगाज़ हो गया है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपका ये कमेंट लेना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब का दौर कैसा रहा है? क्या इनके दौर में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर हुई है, डोमेस्टिक सर्किट सिस्टम बेहतर हुआ है या तनाज़ुली का शिकार हुआ है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहां तक किसी भी दौर का ताल्लुक है, स्पेशली जिस दौर की आपने बात की है, ये मोर और लेस एक्सपीरियंसेस का दौर रहा है। बहुत ज्यादा इसमें जो तजुर्बात हैं वो किए गए हैं और एक नया तजुर्बा हमें हर 2-3-4 महीने में नजर आता था। और स्पेशली जो अटेंशन डाइवर्ट करने वाला रुझान था वो हमें ज्यादा देखने को मिला। आपने देखा होगा कि जो ही T20 वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त होती थी, उसके बाद से कोई ना कोई डोमेस्टिक इवेंट का आगाज हो जाता था। किसी अगर बड़े इवेंट में हमें शिकस्त होती थी या किसी बड़ी टीम से शिकस्त होती थी तो हम फैसलाबाद में जाके एक ODI का कप करवा देते थे। इसी तरह से पेशावर में जाके हमने T20 का कप करवा दिया। ओवरऑल बहुत ज्यादा नए तजुर्बात किए गए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं थे। कोई एक तजुर्बा किया गया तो उस तजुर्बे के बाद उसको रिपीट नहीं किया गया और वहां से जो टैलेंट आया, उस टैलेंट को या फिर उस जो टैलेंट का पूल था उसको कहीं संभाला नहीं गया। सो क्योंकि जितना अब्दुल्ला खुरम नियाजी का एक्सपीरियंस था वो अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन जो बात आपने यूनुस खान के हवाले से की, यूनुस खान पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं और दुनिया क्रिकेट में भी उनको बड़ा माना जाता है। लेकिन उनके हवाले से मैं बताता चलूं कि यूनुस खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि यस मैन नहीं है। वो अपनी मर्जी से काम
करते हैं और अपनी मर्जी से ही वो टैलेंट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर उनका टैलेंट सिलेक्ट नहीं होगा या फिर वो जो पूल बनाने की कोशिश करेंगे वो आगे एडजस्ट नहीं होगा, तो वो इस तरह से नौकरी नहीं करते जिस तरह से बहुत सारे लोगों के काबिल लगे हुए हैं यहाँ पे 3-3 4-4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, और उनकी नौकरी इस तरह की है कि एक तरफ से हटते हैं तो दूसरी तरफ लग जाते हैं, दूसरी तरफ से हटते हैं तो तीसरी तरफ लग जाते हैं। यूनुस खान इज अ सिंसियर प्लेयर, वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, लेकिन उसके बाद आपने उनको मंजर आम पर नहीं देखा, ना सियासत करते हुए ना बयान देते हुए, और वो इस तरह के आदमी हैं जो कि डिलीवर करना जानते हैं। अगर तो उन्होंने हामी भरी है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ लुकमान साहब कि उन्होंने जी। कुछ शराइत ऐसी होंगी जो सामने रखी होंगी और जिनके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने रजामंदी जाहिर की होगी, और उनकी रजामंदी के बाद ही यूनुस खान ने आमादगी जाहिर की होगी। और अब अगर यूनुस खान आएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा पावरफुल होगा, और वो जो इस वक्त यरगमाल बना हुआ है चंद हाथों पे, वो उस तरह शायद ना रहे। अच्छा हसनैन, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जैसे कि सरफराज अहमद इन हुए, गो कि वो अभी तक क्या कह रहे हैं ना कि रज़िया गुंडों में फंसी हुई वो उसी तरह से हैं कि दाएं बाएं उनके आकिब जावेद और वो सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन शायद आगे जाकर कुछ और पेशरफ्त हो जाए। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूनुस खान, जैसे आपने खुद भी कहा, यानी कि वो ये नहीं है कि हर किसी की हाँ में हाँ मिलाएं, उनको जो अच्छा लगेगा वो अच्छा कहेंगे, जो बुरा लगेगा वो बुरा, मतलब उसको वो उसी तरह से कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे। तो क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट इतना तनज़ली का शिकार है? इसमें क्या आपके ख्याल में यूनुस खान साहब को, अगर आपसे मैं कहूँ कि यार अभी आपने 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि उनको आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? सिस्टम में कोई तब्दीली करनी चाहिए, फॉर्मेट चेंज करना चाहिए, नया टूर्नामेंट मुतारिफ कराना चाहिए, क्या करना चाहिए यूनुस खान को आते ही? जाहिर सी बात है वो अपना भी कोई प्लान लेकर आएंगे, लेकिन आप बतौर जर्नलिस्ट देख रहे हैं कि क्या, कहाँ पर क्या कमी है या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए लुकमान साहब, आपने सरफराज अहमद का भी जिक्र किया और यूनुस खान का भी किया। सरफराज अहमद एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, वो भी हमारे विनिंग कैप्टन रहे, लेकिन सरफराज अहमद उतने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं उनमें हमें आजाद ना कप्तानी के दौरान नजर आए, और ना ही उसके बाद वो मेंटोरशिप में नजर आए, और ना ही वो अभी जो सिलेक्टर हैं उसमें वो नजर आएंगे, क्योंकि ऊपर आकिब जावेद साहब बैठे हैं और सरफराज अहमद भी टीम के साथ चलना जानते हैं, सो वो आकिब जावेद साहब के साथ अपनी कैपेसिटी में काम करेंगे। वेरएज जहां तक यूनुस खान का ताल्लुक है, यूनुस खान अपनी कद काट के मुताबिक काम करेंगे, उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, चाहे उनसे बड़ा कोई लेजेंड होगा वो भी उनको डिक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान में यूनुस खान से बड़ा लेजेंड कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ रन्स, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज। आप जहां पे भी रिकॉर्ड देखेंगे, आप अगर उनकी 50s का रिकॉर्ड देखेंगे, वहां पे भी यूनुस खान आपको टॉप नॉच नजर आएंगे। जहां तक आपने बात की कि यूनुस खान को क्या कुछ करना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। वसी ने एक बात की थी कि यूनुस खान अपने कमरे में नहीं बैठेंगे, तो मैं यूनुस खान के हवाले से आपको एक और बात बता चलूं कि लेट्स सपोज यूनुस खान ने लुकमान अली को यह कह दिया कि लुकमान अली साहब मैं आपके शो में 11:15 में आऊंगा, और अगर 11:15 में लिंक ना भेजा गया, 16 मिनट में भेजा गया, तो यूनुस खान साहब उठेंगे, जाके जिम ज्वाइन कर लेंगे, वॉक कर लेंगे, और आप अगर दूसरे दिन उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि 11:15 का टाइम था। इट्स नॉट फॉर लुकमान अली, ये याहिया हुसैनी के साथ भी होगा, ये हर शख्स के साथ होगा, और ये जो उनके साथ मीटिंग करने आते हैं वो लोग भी ये जानते हैं कि यूनुस खान वक्त के कितने पाबंद हैं, वक्त को कितना वैल्यू देते हैं। तो जो शख्स वक्त को वैल्यू देता है वो जब डोमेस्टिक में जाएगा, प्लेस को आइडेंटिफाई करना। देखिए 1992 की एक मिसाल है कि इमरान खान बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स नहीं देखते थे, वो फर्स्ट क्लास में जाके बैट नहीं जाते थे, वो जाते थे क्लब लेवल पे जाके, उन्होंने देखा कि इंजमाम कैसा खेलता है, वसीम अकरम कैसा खेलता है, यूनुस खान कैसा खेलता है। आपको एंकरिंग करते हुए 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप ना पहले जब एंकर बोलता है, हाँ 10 चले, 10-12, मैं कहता हूं 6 कर लेते, आप छोटे हो जाएंगे। आप अगर 6 साल में भी या 10 साल में भी एंकर को देखते तो आपको समझ आ जाती है ना कि ये एंकर कितने पानी में है, इसके तलफ्फुज में कितनी खराबी है, ये तलफ्फुज ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें क्या कुछ बेहतरी की जरूरत है। इसी तरह से जो क्रिकेटर होता है जिसने 30-35 साल उस फील्ड में गुजारे हैं, वो जब ग्राउंड में जाता है तो वो देख लेता है, वो बाप लेता है कि इस क्रिकेटर में इतनी चाह है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को इतनी इसमें जान है कि रिप्रेजेंट कर सकता है, और यूनुस खान वो वाला किरदार अदा कर सकते हैं, और इससे बेहतर ये किरदार कोई नहीं अदा कर सकता लुकमान साहब। और
दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी कि यूनुस खान को क्या करना चाहिए, ये बांजे, ये भतीजे, ये सिफारशी कल्चर को उनको छोड़ना होगा। देखिए, अगर इंजमामुल हक साहब के भतीजे हैं, नो मैटर व्हाट, अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको ले आइए। शामिल हुसैन अगर तालुत हुसैन के बेटे हैं, तो अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ले आइए। शादाब खान अगर सकलैन के दामाद हैं, वो परफॉर्म करें, उनको ले आइए। लेकिन अगर ये परफॉर्म नहीं करते, तो आप परफॉर्मेंस के बगैर उनको टीम में सिर्फ इस वजह से नहीं लग सकते कि पीछे से सिफारिश है। सो सिफारशी कल्चर को जो ही खत्म करेंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक राइज स्टार्ट होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट को संभालने वाले सिर्फ 3 लोग थे एक जमाने में, यूनुस खान, मिसबाह-उल हक और सईद अजमल। इन 3 लोगों ने 11 की टीम को संभाला होता था। उसकी वजह क्या थी कि तीनों अपनी जॉब्स में पूरे थे और ये किसी सिफारिश से ऊपर नहीं आए थे। इसी तरह का टैलेंट हमें चाहिए। 3 4 5 प्लेयर आपको अच्छे मिल गए, मैच विनर मिल गए, तो आपकी टीम एक नई टीम नजर आएगी। अच्छा वसी, कितना अच्छा होता है ना कि जितना बड़ा नाम हो, जैसे इमरान खान साहब की मिसाल दी, चेहरा शनास होना, यानी कि उनको पता चल जाए, किसी क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ कि यूनुस खान के अंदर ये क्वालिटी है कि उनको पता चल जाता है कि ये प्लेयर, इसमें ये एबिलिटी है, ये क्वालिटी है। तो आपके ख्याल में, जैसे हसनैन कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इस कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें दमाद, सुसर, ये वो सारी चीज़ें चलती आ रही हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। तो ये क्या आसान है इस कल्चर को चेंज करना और इस कल्चर में चलना? क्योंकि यूनुस खान को पहले भी बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं कि ना सिर्फ डोमेस्टिक की, तो अब हुई है, शायद ये उनको फेवरेट जोन लगता है, उनको अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर जाकर काम करूँ। सिलेक्शन कमेटी हो, कोचिंग में थोड़ा अर्सा वो रहे भी, और बाकी जिम्मेदारियों के हवाले से, लेकिन वो बहुत सारी ऑफर्स को मुस्तरद करते रहे, इंटरेस्ट शो नहीं करते रहे। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट शो किया, तो आपके ख्याल में ये इस जोन में काम करना उनके लिए आसान होगा, या यहाँ पर भी कोई मुदाखलत होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी और फिर वो लंबा नहीं चल पाएंगे? कुछ लगता है ऐसा? देखिए, मैंने एक बात की और उसकी तारीफ की हसनैन भाई ने, कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के सामने अपनी शराइत रख कर ये अगर रजामंदी ली है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी शराइत सामने रखी होंगी कि अगर आप इन शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आई एम हेयर टू वर्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और यही हुआ होगा एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये है कि इस कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि आप सिर्फ परफॉर्मेंसेस देखें। अब देखें, आपने इमामुल हक को सिर्फ इसी वजह से ख़राब किया ना कि पर्ची कह के आप उसके स्टैट्स उठा के देख लें, तो वो बाबर आजम के बाद शायद सबसे मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर है। टेस्ट मैचेस में उसने रन्स किए हैं, साउथ अफ्रीका में जाके उसने रन्स किए हैं, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी उसको चांस मिला। फिर अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल है शामिल हुसैन की, रन्स कर रहा है डोमेस्टिक में, लेकिन उसको जब पिक किया गया, ठीक है, डिबेटेबल होता है, सब कुछ होता है, और उसको अगर रन्स नहीं हुए 2 मैचेस में, तो यहाँ पर 50-50 मैचेस में भी ना परफॉर्म करने वाले टीम के साथ बंदे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन कल्चर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कल्चर, आपने हसनैन भाई से एक सवाल किया था कि उन्हें करना क्या पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की सबसे बड़ी तनज़ुली की वजह यह है कि हमारी क्लब क्रिकेट की कोई हालत नहीं है। मैं खुद एक क्लब से वाबस्ता हूँ, मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ वहाँ पे, तो अगर वहाँ पर आप जाके हालात देख लें, वहाँ पर हम पैसे दे के खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इतने हालात ख़राब हैं कि वहाँ पे ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया ये इस पर। अच्छा हसनैन, मैं आगे मैच पर तो जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब, आपको पता है जब वो आए तो उन पर काफ़ी तनकीद हुई, क्योंकि आपको पता है वो पाकिस्तान की जो इंतज़ामी अमूर है उनमें काम करते रहे हैं, मतलब DC के ओहदों पर रहे, इस तरह से रहे, और ब्यूरोक्रेसी में तो काफ़ी तनकीद होती थी कि जी इनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक़ है, इनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपके ख्याल में उनका काम कैसा रहा? जो उनको जिम्मेदारी, जो असाइनमेंट उनको असाइन की गई थी, क्या उसमें वो कामयाब नज़र आए आपके ख्याल में? देखिए, मुझे तो कामयाब इस वजह से नजर नहीं आया ना कि अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब अगर 3 साल से डोमेस्टिक को देख रहे थे, डोमेस्टिक को लुक आफ्टर कर रहे थे, तो उन्होंने कौन सा ऐसा टैलेंट दिया। ये जो अभी भी आपको खेप नजर आ रही है, जिसमें आप साद को देख लीजिए, मास सदाकत को देख लीजिए, शामिल हुसैन हैं, बहुत सारे और नाम हैं आप के जो इस वक्त दरवाजे खटखटा रहे हैं, ये वो नाम जो कि पहले से खेलते आ रहे हैं, जो कि अंडर 13 से, अंडर 17 से, अंडर 19 से पाकिस्तान टीम की तरफ आ रहे हैं। कोई ऐसा नाम नहीं है जो पिछले 3 साल में आया, और पिछले 3 साल में एक कैतुर रिजाल था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जिस तरह से आपने एक अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब का नाम लिया, आप बड़े बाखबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको इस चीज का अंदाजा है कि यहाँ पे तो जो शहर के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लगाया है, और कई जॉब्स में अपने पर्सनल लोगों को चैनल से उठा उठा के लगाया जाता है। सो ये तो अकरबा परवरी मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुई है।
और ये नॉर्मली हर दौर में होती है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के दौर में बहुत ज्यादा हुई है कि आपने अगर किसी 3-4 प्लेयर्स को रखा हुआ जिस तरह वहाब हैं और आकिब जावेद हैं, तो वहाब रियाज और आकिब जावेद स्याह सफेद के मालिक होते हैं। बस ये होता है कि कभी वो मिड विकेट के ऊपर खड़े होते हैं, कभी वो पॉइंट के ऊपर खड़े होते हैं, कभी वो मिड ऑफ के ऊपर खड़े होते हैं, लेकिन खड़े वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हैं, और यही खराबी की वजह है। और मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला खुरम नियाजी के दौर को मैं अगर पॉजिटिवली देखूं तो उसमें सिर्फ यही हुआ कि वो टूर्नामेंट बहुत अच्छे करवा लेते हैं। उनको 15 मिनट का टाइम देते तो 15 मिनट के टाइम में वो पेशावर में चले जाएंगे, वहां पे टी20 टूर्नामेंट करवा देंगे। लेकिन एक चीज की कमी थी ना हसनैन के, मतलब वो पिक नहीं कर पाते थे, वो किसी को सजेस्ट नहीं कर पाते थे कि मैंने देखा है ये बंदा बड़ा अच्छा खेलता है। आपने ना आपकी नीयत होती है, आपने जब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए टूर्नामेंट करवाना है ना, कि लुकमान अली आज ऑपरेशन करेगा कि हम वर्ल्ड कप में क्यों हारे, तो हम उस ऑपरेशन से पहले ही पेशावर में एक टी20 टूर्नामेंट करवा दें। हालांकि खुदा के बंदो, जब आप वर्ल्ड कप में हारे हो तो आप वो जो टी20 टूर्नामेंट करवा रहे हो वो किस खाते में करवा रहे हो? आप अब देखो कि अगले 2 साल में ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, आपको तो ओडीआई की तैयारी करनी चाहिए। आप इधर पीएसएल भी करवा रहे हो, उधर टी20 भी करवा रहे हो, फिर यहीं से खेप पूरी करोगे, आप ओडीआई की टीम बनाओगे, 2-3 उनसे टूर्स हरवाओगे, और फिर वही बाबर आ जाएगा, वही रिजवान आ जाएगा, वही हुसैन तलत आ जाएगा, वही शाहीन शाह अफरीदी आ जाएगा, और उसके बाद हम एक दफा फिर रोना रोएंगे कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप भी हमारी इस तरह की शिकस्त हुई। चलिए हसनैन साहब, मैच जो है वो लाहौर आज बड़े ताकतवर तरीके से जीत रहा है। मेरे पास आवाज़ नहीं है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त आज उन्होंने बैटिंग किया, पहले खेलते हुए 185 रन बनाए, और अब तो बिल्कुल आखिर में गेम चली गई है, और तकरीबन यानी कि जीत के एक बॉल पे कितने इतने रन बन सकते हैं भाई। मुल्तान सुल्तान्स को तकरीबन शिकस्त हो गई है, और लाहौर कलंदर्स ये मैच एक तरह से जीत गया हुआ है। 185 पर 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त खेले, 13 ओवर्स पर इस खेल को महदूद किया गया था। वैसे क्या कहेंगे आज लाहौर की इस बैटिंग को, इतनी मतलब जब बारिश हुई होती है तो आपको पता है विकेट हमेशा फेवर देती है बॉलर्स को, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट नज़र आया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहले तो क्यूरेटर्स को हैड्स ऑफ टू क्यूरेटर्स। कदाफी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं, और वहाँ पर जिस तरह आज बारिश हुई और उसके बाद ग्राउंड को रेडी करना बहुत एक काम होता है, और वो उसमें पूरे उतरे हैं, तो क्यूरेटर्स को सबसे पहले क्रेडिट जाता है। उसके बाद देखें, आप पिच को यूज़ करते हैं तो पिच काम की होती है ना। आप पहला ओवर ही देख लें कि उसमें 2 वाइड्स के चौके गए, और फिर उसके अलावा भी जब आपको पता होता है एक बैटर आता है 13 ओवर्स का खेल हो तो उसमें उसने मारना ही होता है, तो जब आपको पहले ही एक ओवर में 20-22 रन मिल जाएं, और फिर अगर क्रिटिकली एनालिसिस करें लाहौर कलंदर्स के पहले 5 ओवर्स का, तो वहाँ पर 86 रन उन्होंने बनाए और कोई विकेट नहीं गिरी, और उसके अंदर उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके लगाए, और डॉट बॉल्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 7 खेली उन्होंने, तो वहाँ से उनको मोमेंटम मिला, और फिर जब वो आगे गए तो फिर जो भी आया उसने थोड़े रन किए। दिखाएं जी, मोहम्मद नईम ने अच्छे रन किए हैं, 28 बॉल पर 60 रन किए हैं, और 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 214 का है उनका, बड़ा अच्छा खेले। नईम हमेशा जारहाना बैटिंग के हवाले जाते हैं, और लाहौर कलंदर्स उन पर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करता है। इससे पहले वाले एडिशन में शुरू में काफ़ी फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट शो करती रही, जिसके बाद उन्होंने फिर परफॉर्म करना भी शुरू किया। जी हसनैन साहब, व्हाट्स योर टेक? एक तो मैंने ये कहा कि सर बारिश हुई, उसके बावजूद बैटिंग करने वाली टीम जो है उसने मेला लूट लिया, और साथ में मोहम्मद नईम बड़ी अच्छी इनिंग के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे गलत डिसीजन हमने देखे हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से और एस्टन टर्नर की जानिब से। मेरा ख्याल है कि आपने एक जुमला बोला कि आज लाहौर कलंदर ने कमाल का और धमाकेदार कमबैक किया। मैं समझता हूं कि ये लाहौर कलंदर को कमबैक करवाने में मुल्तान सुल्तान का बहुत बड़ा रोल था कि आप 13 ओवर की गेम है, 13 ओवर की गेम में आपको ये मालूम है कि अगली टीम आपको स्ट्रेट अवे पहले ओवर से ही आपके ऊपर चढ़ाई करेगी, और आपने उसमें एक इमर्जिंग बॉलर को जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना उसका पीएसएल का एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल इमर्जिंग उसके साथ लिखा हुआ भी था, और कोई बड़े एरिना में इससे पहले उसने परफॉर्म नहीं किया था, आप उससे पहला ओवर करवा रहे हो, और वो पहले ओवर में बड़ी वेवर्ड बॉलिंग करवा के 26 रन लीड कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डैट अगर आप वसीम जूनियर को या फिर पीटर सेडल को वो 4 ओवर्स दे देते, उसके बाद उस बेचारे को दबाव में आगे थे, प्रेशर ले लिया उन्होंने हसनैन। सर डेफिनेटली सर, आप जब बड़े स्टेज पे जाते हैं, बड़े स्टेज का एक अलग सा प्रेशर होता है, आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी जो असल गेम है वो भी भूल जाते हैं, और जब उन्होंने एक्स्ट्रा करने की कोशिश की तो वो अपनी असल गेम भी भूल गए, और वहां पे वो 26-26 रन उन्होंने दिए, और वहीं से मोमेंटम बना, और उसके बाद क्या पीटर सीडल, क्या वसीम और क्या नवाज, और फिर आप देखिए कि जब सामने ईमान है तो लेफ्टी के सामने लेफ्टी बॉलर कौन लगाता है, वहां पे नवाज को उन्होंने लगा दिया, नवाज की भी अच्छी खासी पिटाई कर दी। परवेज हुसैन ईमान ने इतना ज्यादा वो बांग्लादेश में नहीं मारते जितना आज लाहौर में मार रहे थे। सो ओवरऑल कुछ गलतियां हुई हैं एस्टन टर्नर की जानिब
और जिन गलतियों का खमियाजा भुगता। लेकिन लाहौर हैविंग सेड दैट, दो लोगों पे उन्होंने बड़ा काम किया। एक स्टीव स्मिथ को उनके मतलब की बॉल नहीं मिली, सही। जहां पे वो हर बॉल को मिड विकेट के ऊपर मारते थे। उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाने की कोशिश की गई और वहीं ठीक पे हो। फिर उनको ट्रैप भी किया गया और साथ सही। ही फरहान को भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काबू किया, मुस्तफिजुर रहमान चलें ने। हसनैन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ कुछ मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से और कुछ कल होने वाले मैचेस के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के पर जाने से पहले एक बार फिर आपको बता दें, लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से शिकस्त दे दी है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। आज भी एक मैच खेला गया जिसमें लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम कल भी मैच है और कल है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस रावलपिंडीज़। और पिंडी बॉयज़ क्या करेंगे ये हमारा पैनल बताएगा कि अब पिंडी बॉयज़ कहाँ बहुत दूर चले गए हैं, क्या कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं, वापस आएंगे, क्या होगा, क्योंकि शादाब वर्सेस मोहम्मद रिजवान ये मुकाबला है। और दिखाएं जी ज़रा थोड़ा सा हमें आगाज़ में बता दें कि समीर मिनहाज साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से अच्छा खेले हैं अभी तक टूर्नामेंट में। 2 मैचेस में उनके 110 रन हैं, एवरेज उनकी 110 की है और साथ में स्ट्राइक रेट उनका 159 का है। एक 50 स्कोर किया है, यानी कि जाहिर सी बात है जब इतने अच्छे रन किए हैं तो एक की 50 होगी। यासिर खान रावलपिंडीज़ की तरफ से अच्छा खेल रहे हैं, 2 मैचेस में 91 रन हैं। और विकेट्स भी दिखा दें यार ताकि मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ूँ। मोस्ट विकेट शादाब खान कैप्टन खुद इस्लामाबाद में लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद को लीड कर रहे हैं 2 मैचेस में 5 विकेट्स के साथ। और इकॉनमी 7.37 किया, मैंने सिर्फ इकॉनमी बताई है। डैरल मिचेल रावलपिंडी की तरफ से 2 मैचेस में 3 विकेट्स हैं। कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस पिंडी से नज़र नहीं आ रही। जी वसी साहब, रावलपिंडी कम बैक करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता भाई? कल भी कुछ रिजल्ट चेंज नज़र आएगा नहीं आएगा? हम तो तरस गए हैं कि रावलपिंडी नई टीम है, हम इस्लामाबाद में, पिंडी हमारे पड़ोस में है, तो हम चाहते हैं यार कोई पिंडी भी मैच जीते। कल एक दो जुड़वा शहरों की डर्बी है और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच खेली ऑफ कलर नज़र आई, तो दूसरा मैच जिस तरह वो खेले हैं तो मुझे तो बड़ा पिंडी के लिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और पिंडी के लिए प्रॉब्लम्स इसलिए नज़र आ रही हैं कि जब आप 200 करके भी हार रहे हैं तो फिर आपकी बॉलिंग में प्रॉब्लम है। और बॉलिंग में जब आपके पास आमिर जैसा बॉलर हो और फिर नसीम शाह जैसा बॉलर हो, आमिर अब रेगुलर क्रिकेट खेलते नहीं है, नसीम शाह ज़्यादा ट्वीट्स पे उनका फोकस होता है, तो जब इन चीज़ों पे फोकस होता है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ट्रांसलेट नहीं होती। आप देख लें आमिर के भी दो मैचेस में उनके क्लोज टू 50 रन उन्होंने दिए, नसीम शाह भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। और जब आप हमेशा के लिए याद रखें, आज भी देख लें मुल्तान सुल्तान्स वाला जो मैच था, मुल्तान सुल्तान्स को पावर प्ले में रोका लाहौर कलंदर्स ने, उसके बाद वो बड़ा क्लोज चले गए, 20 रन से हारे वो। लेकिन उसके बरक्स जब आप उनकी बैटिंग देखें लाहौर कलंदर्स की, तो उन्होंने 5 ओवर्स में 86 कर लिए। तो आपका जो मोमेंटम बनता है खासतौर पर T20 क्रिकेट में, वो आपकी पावर प्ले की बैटिंग से ही बनता है। तो जब आप पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर अगर मिडिल ओवर्स थोड़े, मेरा ये मंत्रा होता है कि फिर अगर आप उसमें कंसोलिडेट भी करते हैं, थोड़ी आपकी 2 विकेटें भी गिर जाती हैं, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर के साथ कभी आप मंत्र भी पढ़ देना जिससे पिंडी जीत जाए तो मजा आए। मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का सपोर्टर हूँ पहले सीजन से। ये फिर मुश्किल हो गया जब मैं स्कूल बॉय था, स्टूडेंट था, तो तब से लेके आज तक। लेकिन देखें आप एग्जीक्यूशन देखें कि उस दिन उनके जो नहीं, जब आप स्कूल में होते थे तब से आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन हैं? जी 2016 से। अच्छा जी, जब मिसबाउल हक तब आप स्कूल जाया करते थे जब PSL शुरू हुई है? जी बिल्कुल, मैं 10th क्लास में था शायद जब पहला सीजन हुआ। हसनैन साहब बड़े हैरान हो रहे हैं। हैरानगी की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ है कि आई वाज अ स्कूल बॉय व्हेन PSL स्टार्टेड। तो उसमें आप देख लें कि उनका थोड़ा सा उनको एज ये होता है कि वो ऑलराउंडर्स के साथ जाते हैं। और फिर जब भी जिस टीम में भी हैविंग सेड एवरीथिंग अबाउट शादाब खान, जब वो परफॉर्म करते हैं, वो किसी भी टीम में हो, ऑन द डे वो मैच विनर होते हैं। तो उस दिन भी उन्होंने शो किया। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान के लिए एक बहुत बड़ा ये इम्तिहान है कि वो अपने बॉलर्स को, जो सुपरस्टार्स हैं, जी बजान सैन साहब, ये मोहम्मद रिजवान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। वसी शाह साहब कह रहे हैं कि क्या वाकई उनके लिए बड़ा इम्तिहान है? वो PSL में काफ़ी लंबे अरसे से कप्तानी कर चुके हैं, मुल्तान सुल्तान्स की, ये वो इधर उधर सारा कुछ है, वो सारा आपको पता ही है, क्या उसकी डिटेल में जाना है? तो क्या वो अपनी टीम को कम बैक करा पाएंगे क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार पिंडी को जीतना चाहिए भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको और अपने
आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि जब वसी शाह साहब स्कूल जाते थे और पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो तब भी आप जॉब कर रहे थे और मैं भी जॉब कर रहा था। अच्छा, सेकंडली सर, जो आपने बात की पिंडीज की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, देखिए बहुत सारी फैन बेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की कम भी हुई है। हाँ हाँ। मैं अपने घर की बात करूं या मैं अपनी बात करूं तो बीइंग ए पिंडी बॉय, बीइंग फ्रॉम मरी, हमारा एक रिश्ता पिंडी के साथ ज्यादा है, पंजाब के साथ ज्यादा है। तो हमारे घर वालों ने भी और सारे जो जानने वाले हैं उन्होंने इस्लामाबाद से अपने आप को शिफ्ट किया है पिंडीज में के साथ। और जो बात है ना पिंडीज की, वो हैदराबाद हॉक्समैन की तरह नहीं है। पिंडी का एक डिपार्टमेंट चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बैटिंग डिपार्टमेंट है। सही। आपने दोनों मैचेस में देखा कि पिंडी, बल्कि 3 मैच हो चुके हैं आई थिंक पिंडी के, उन्होंने अपने जितने भी मैच खेले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बड़े अच्छे बैटिंग की है। उनका सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी कि उनके जो सबसे टॉप के घोड़े हैं बॉलिंग में, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, उन दोनों को परफॉर्म करना होगा। वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नसीम शाह बहुत ज्यादा ऑफ कलर थे। आई डोंट नो उनकी इंजरी की अपडेट क्या, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश है, उनकी टीम खामोश है। लेकिन आमिर भी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। अगर उनके पास नसीम शाह और आमिर परफॉर्म नहीं करते तो उनके बैकअप के पे जो ऑप्शंस हैं उनको लाना होगा। वन ऑफ द ऑप्शन इज जलाद खान, जो कि जमान खान को जिन्होंने रिप्लेस किया था, लाहौर कलंदर की पीडीपी प्रोग्राम का हिस्सा थे। जलाद खान एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अगर उनको वो ले आते हैं किसी भी दोनों बॉलर्स में से एक बॉलर की जगह, तो जलाद जान मार सकता है। जलाद में ये कैपेबिलिटी है और जलाद आपको अगर जान मारता हुआ नजर आए, क्योंकि लाहौर में उनको उतना मौका नहीं मिला इन लाइट्स ऑफ शाहीन, हारिस और जमान खान। यहाँ पे अगर उनको मौका मिलता है तो आपका अगर जलाद की सूरत में एक बॉलर परफॉर्म करता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान क्रिकेट की भी खिदमत कर रहे होंगे। सो उनको अपनी बॉलिंग में चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर बॉलिंग में अपने आप को स्ट्रांग कर लेंगे तो कोई वजह ही नहीं है कि पिंडी की टीम कम बैक कर सकती है। हैदराबाद का कम बैक काफी मुश्किल है, लेकिन पिंडी की टीम कम बैक कर सकती है। रिजवान एक्सपीरियंस कैप्टन है, उन्होंने ट्रॉफी भी हाथ में उठाई हुई है। उनके साथ यासिर हैं, वो उनको काफी अरसे से जानते हैं। दोनों मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग करते थे। बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जो कि मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स भी हैं और मोहम्मद रिजवान के कोर में से हैं। तो कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं। और मैं आपको एक और बात दूं, मुझे एक खदशा है कि जिस तरह कराची और लाहौर का एक रवायती हरीफ वाला टाकरा होता है, कल आपको पिंडीज और इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली क्राउड नहीं है, लेकिन आपको जब पिंडी में ये मुकाबला होगा तो आपको ये समझ आएगी कि असल में रवायती हरीफ अब इस्लामाबाद के बर्गर्स और बावाजी पिंडी हैं। यानी कि एक नया फीचर आप अब नजर आया करेगा पीएसएल में। जी, सही है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या वजह क्या हो सकती है हसनैन? सर, इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जब ये जो दोनों बाउंड्रीज है ना, रावलपिंडी की बाउंड्री क्रॉस करके अपने फटफटे पे 70 पे इस्लामाबाद आते हैं और ईद की खुशियां मनाते हैं या किसी बड़े इवेंट की, तो ये इस्लामाबाद के जो बर्गर बॉयज हैं उनको बड़ा नापसंद है। और जब इस्लामाबाद के बर्गर बॉयज जाते हैं राजा बाजार में और वहां पे जाके शॉपिंग करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो वहां पे जो बावाजी होते हैं ना, बावाजी राजा जी, वो राजा जी को पसंद नहीं आता। और ये आपस में इनकी राइवलरी काफी पुरानी है। अच्छा। हाँ, ये रहते बड़े करीब हैं, लेकिन जब भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कभी कभार छेड़खानी भी कर देते हैं। सो ये मैं आपको बताऊं कि जब रावलपिंडी में मैच होगा और क्राउड के दरमियान मैच होगा तो ये राइवलरी भी होगी और आपको बहुत कुछ होते हुए नजर आएगा। और माशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ऐसी टीम है जिसने कभी इस्लामाबाद वालों को शायद ओनरशिप ही नहीं दी है। और इस्लामाबाद ऑनरशिप क्या जी, वो तो एक तो हैं भी बेचारे दोनों ऑनर्स लाहौर के हैं। हाँ। और यहाँ पे आते हैं, एक बस का टूर करते हैं, शालीमार से स्टार्ट करते हैं, उसको डी चौक में जाके खत्म कर देते हैं। उनकी सारी की सारी पीडीपी वो सिर्फ पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आती है, वरना इस्लामाबाद की टीम कोई एक्टिविटी नहीं करती इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के लोगों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती उसमें, तो कहाँ पे ओनरशिप कहाँ मिलेगी और लोग कैसे उसको ओन करेंगे? लेकिन जाहिर सी बात है पिंडी का क्राउड ज़्यादा होगा अगर ऐसा होता तो। अच्छा वसी, जब हम ये देखते हैं दोनों टीमों को, एक तो नई टीम है, एक पुरानी टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसने शुरू के एडिशन जीते हुए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है। मिसबा उसमें खेल चुके हैं और बहुत सारे नाम हैं। लेकिन पिंडी जो नई टीम आ रही है, आपके ख्याल में उसको क्या चेंज करना चाहिए? जैसे हसनैन कह रहे हैं ना, उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर ज़रूर मौजूद हैं। आमिर से बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर क्या हो सकता है पाकिस्तान में इस वक्त? और फिर इसी तरह से नसीम शाह करंट लॉट में अभी भी टीम का हिस्सा है। तो आपके ख्याल में इनको कुछ चेंजेस कर लेनी चाहिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब आप देख शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर। जब आपके पास प्लेयर्स हों और वो परफॉर्म ना कर रहे हों तो फिर आपको यंगस्टर्स को चांस देना पड़ता है। तो वो मोहम्मद आमिर खान को तो कल उन्होंने खिलाया
और उसके अलावा आप जलाद खान को भी इन करें, देखें कि आपके यंगस्टर्स आपको क्या दे सकते हैं, क्या ऑफर कर सकते हैं। बैटिंग उनकी अच्छी, नाम भी बहुत भारी है सर, कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। बैटिंग उनकी अच्छी चल रही है, 200 के करीब, एक तो 214 किया और कल भी 190 सही हो। प्लस आप किया। कह रहे हैं कि बॉलिंग में तो थोड़ा सा 19-20 बिल्कुल चेंजेस कर लें तो कुछ बेहतर नतायज आने की तवक्को की जा सकती है, और हसनैन भी कह रहे हैं कम बैक करने की। शुक्रिया हसनैन लियाकत, बहुत शुक्रिया। वसी शाह, आप दोनों का हमारे साथ मौजूद रहे। और कल मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान। आज लाहौर ने मुल्तान को शिकस्त दी है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।